वो इंसान अपनी ओपिनियंस दूसरों पे थोपेगा, क्योंकि डार्विन के कंसेप्ट से सारी दुनिया चल रही थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन ये बेवकूफी कर दी डार्विन का सेंटेंस हमने इंटरप्रेट करके सत्य समझ लिया। हकीकत ये नहीं है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हकीकत है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट वॉयलेंट। वो कोई फिट सभ्यताएं नहीं है, वो वेस्ट की सभ्यताएं कोई फिट नहीं है जो द ग्रेट रिसेट ला रही हैं। वो मोस्ट वॉयलेंट है, वो बेहद वॉयलेंट लोग हैं। और जो ये जेड जनरेशन है, इनके बारे में ये जब स्टडीज हुई है पूरे माइंड की कि इस जनरेशन से तुम कोई भी काम बहुत जल्दी करवा सकते हो, क्योंकि ये जनरेशन डीप थिंकर्स की नहीं है, ये मल्टीटास्कर्स की जनरेशन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये निष्कर्ष पर पहुंचे, मल्टीटास्कर्स की जनरेशन है। साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन है, 5 कंप्यूटर डिवाइसेस, यानी कि एक मोबाइल, एक टैबलेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, 5 सॉफ्टवेयर एक टाइम पे हैंडल कर सकती है, लेकिन डीप थिंकर्स नहीं है। और पिछली जनरेशन डीप थिंकर्स हैं लेकिन मल्टीटास्कर्स नहीं है। तो अगर कोई इंसान डीप थिंकर हो गया तो उसको मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डीप थिंकर यानी किसी चीज पर ध्यान लगाने लग जाए, वही डीप थिंकिंग का प्रैक्टिकल मीनिंग है। आपको कोई सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम सुना दी और उसके ऊपर कोई इंसान तो जिसने अखबार पढ़ी और वो बस हो गया, और उसे क्योंकि गप्पे मारने ऑफिस जाके अग्निपथ स्कीम के बारे में, वो सॉर्टेड हो जाएगी उसकी लाइफ, क्योंकि उसे नहीं पता आगे क्या जीना है। लेकिन डीप थिंकर्स कौन हो रहे हैं? जैसे आप लोग मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर क्षमताएं बढ़ती है एक टॉपिक पे महीनों ध्यान लगाने की, घंटों ध्यान लगाने की। तो पुरानी जनरेशन इस डीप थिंकर्स पे, और उन्होंने ये ड्यूरेशंस भी निकाली है। कितनी अजीब बात है। उन्होंने बोला जो पुरानी जनरेशन थी वो किसी ना किसी हर टॉपिक पर कम से कम 2 घंटा मानती है सोचने को, और जो उसके बाद वाई जनरेशन है, एक्स जनरेशन है, एक्स जनरेशन आधा घंटा मांगती है सोचने को। जो नई जनरेशन है वो 15 मिनट, जो वाई जनरेशन है, वाई यानी कि आप सब लोग, हम सब लोग, वो 15 मिनट सोचती है किसी चीज पर। और जो जी जन है, जो नई जनरेशन है, वो सिर्फ 5 मिनट सोचती है एट मैक्स, क्योंकि वो मल्टीटास्कर्स की जनरेशन है। तो ये जनरेशनल रिन्यूअल का कंसेप्ट हर उसमें वो लाना चाहते हैं। जो जनरेशनल रिन्यूअल आप आर्मी में देख रहे हैं, वो क्यों असल में हम देख रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि नीड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप जानते हैं, हमारे देश को बिल्कुल भी नीड नहीं है। आर्मी वाले 37 साल तक जो मेन फील्ड में जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 37 से 38 होती है ना? तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग एथलीट्स तक 45 तक खेल जाते हैं। आर्मी वाले 37 बहुत इजीली कर जाते थे, तो उनकी पोस्ट बढ़ा के उनकी जनता बढ़ाते, लेकिन बिल्कुल भी नीड नहीं। फिर क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट चल रहा है जनरेशनल रिन्यूअल। यही कंसेप्ट फार्मिंग में चल रहा है, पैरेलल। फार्मिंग में भी एग्जैक्ट यही इशू आ रहा है कि जो पुरानी जनरेशन थी, जो वाई जनरेशन है आपकी, हमारी, या इससे पहले के जो किसान है, एक्स, वो जीएम फूड लाने ही नहीं चाह रहे। वो बोल रहे, उन्हें समझ आ रही है ना, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट का अगर आप एक शब्द रखें, या फिर जिसे हम सरल भाषा में ध्यान भी कहते हैं कि कौन कितनी बात की गहराई पर उतर पा रहा है, वो उनके पास एबिलिटीज है। तो वो बोल रहे हैं अगर हम जीएम लाए तो हमें हर बार इन मोनसेंटो और बिल गेट्स, मोनसेंटो से बीज खरीदने पड़ेंगे, और जहां हम इन पे निर्भर हुए तो हमारी ओनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन नई जनरेशन पे वो खुद ही लिख रहे हैं, अमेरिका के और इंग्लैंड, खासकर इंग्लैंड और अमेरिका की गवर्नमेंट ये लिख रही है कि हम जनरेशनल रिन्यूअल इसने करना चाह रहे हैं ताकि नई जनरेशन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एक्सेप्ट करे, क्योंकि पुरानी जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती। जो भी एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे वो नई जनरेशन पर डाला जा सकता है। इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट भी नहीं, मिलिट्री वाले लोग हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, वो रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करते हैं सरकारों को, और उसी रिसर्च पेपर जो मैंने अभी आपको बताया उसमें से ये रिसर्च थी। तो वो कौन था जो रिसर्च पेपर तैयार कर रहा था? उनको टास्क दिया गया था कि जो हमारी आर्मी मैन्स हैं उनको हम किस तरीके से समझाएं, जो हमें नई नई पॉलिसीज लानी है, नई नई चीजें लानी है पूरी दुनिया में, जैसे सर्वेलेंस स्टेट। तो आप निश्चित रहे कि वो उनकी पूरी कोशिश है ही, सारी चीजें उसी तरफ जाएंगी, सारी चीजें उसी तरफ जाएंगी। यहीं से आप समझेंगे कि इकोनॉमी को डिजिटाइज क्यों करना है। बिल्कुल भी नीड नहीं, क्योंकि ज्यादा खर्चा तो डिजिटाइज करने में है ना, नोट में उतना खर्चा है ही नहीं। चोरी का ज्यादा खतरा है आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स में, और नॉर्मल पेमेंट्स में आज की तारीख में उतना खर्चा नहीं है। अब इतना क्यों कर रही है फिर सरकार डिजिटाइज? तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ सर्विलेंस स्टेट है और ये सारे उस तरफ जा रहे हैं। तो सर्विलेंस स्टेट के लिए चाहिए डिजिटलाइज की नई नई टेक्निक्स आप पुरानी जनरेशन नहीं सीखेगी।
पुरानी जनरेशन ये नहीं समझेगी कि जब मेरी बॉडी में मेरे हक है तो मैं क्यों लगवाऊं। आपको क्या लगता है पुरानी जनरेशन मान जाए? नहीं, पुरानी जनरेशन बिल्कुल अलग प्रकार की है। वो राजीव दीक्षित को देख चुकी थी, वो डॉक्टर विश्वरूप पे ट्रस्ट कर रही थी। लेकिन नई जनरेशन ये सारे कंसेप्ट जो नए नए आ रहे हैं ना, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो उसको मानने लग जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये सारा कंसेप्ट है जनरेशनल रिन्यूअल का। तो आप लोगों को, जैसे अभी आप में से एक पूछ रहे हैं कोई कि आप लोगों को हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, है ना, इन दिस डिपेंडेंट, तो आप लोगों को बाहर से ज्यादा कुछ नहीं रखना। आपको अपना जीवन जब तक आप ऐसे नहीं जियोगे ना, इस एक वाक्य को अपने जीवन में उतारो कि आप पे आज से एक शक्ति आ गई है कि जो भी आप काम करोगे उस काम में आप फेल नहीं होने वाले। फिर से दोहराओ कि आज से आपके पास एक शक्ति आ गई है, आप जो भी काम करने वाले उस पर आप फेल नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे? जो आपके मन में पहला या दूसरा ख्याल आए, आप उस काम में लग जाओ। कोई मत सोचो कि वो सर्विलेंस स्टेट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं कर सकते वो। बस वो अभी तक इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ लोग ही नहीं थे। वो सारी ग्रेट रिसेट, पूरा का पूरा कंसेप्ट इस तरफ, प्राइवेटाइजेशन। अब आप लोगों के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। आप लोग जानते थे कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिफेंस को भी करेंगे, रेलवे कर चुके हैं, बैंक्स पूरा करना चाहते हैं, तो ये उसी तरफ जाएगा क्योंकि भविष्य प्राइवेटाइजेशन ही है। जो पावरफुल लोग हैं, भविष्य इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन भी नहीं है, ये भी गलत वाक्य है। जो पावरफुल लोग हैं उनकी ओपिनियन ही आपका भविष्य बनेगी। आज तक भी यही हुआ है, हमेशा से यही हुआ है। अमीर लोगों की ओपिनियन ही भविष्य बनती है, और जो अमीर लोग हैं आज की तारीख में उनका इच्छा है प्राइवेटाइजेशन, तो वो होगी। अब अगर दूसरे लोग, कुछ लोग जग जाएं, जगने का ये भी मतलब नहीं है कि आपके हाथ में AK-47 आ जाए और आप विद्रोही बन जाओ। सिर्फ इतना ही जग जाएं कि वो ये लोग कर रहे हैं और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो आप नहीं जानते, आप एक प्रकार की एनोमली क्रिएट करते हैं उनके सेटअप में। उनका बिग डेटा ये सारी चीजें ट्रैक कर रहा है कि आपका माइंड किस प्रकार से चलता है। उनका बिग डेटा एक एक चीज जानता है। अभी आपने सवाल पूछा, उनके बिग डेटा को पता चल चुका है। अगर वो चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं कि श्रीधर नाम का एक इंसान है, वो इस प्रकार के मानसिकता रख रहा है और यहाँ पे क्लास में बातें हो रही हैं। और जब उनके वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जब बार बार रिपीटेबिलिटी होती है, तो पॉइंट आउट कर लेते हैं इस कन्वर्सेशन को ट्रैक करना है। उन्होंने लिमिट्स बना रखी होती हैं कि मीन्स और डेंजर एक साथ यूज हो रहा है, तो इस कन्वर्सेशन को ट्रैक करो। आप 5-10 बार हर दिन इज डेंजरस ये बोलो अपने मोबाइल में फोन करते हुए, आपका वो ट्रैकिंग पे लगा देंगे। ये सर्विलेंस स्टेट है और इसी तरफ भविष्य जाना ही है। वो यहां तक आप देखें, ये तो आप देख रहे हैं मिलिट्री को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, वो मां के दूध को भी प्राइवेट करना चाहते हैं, खेती, हर नेचर की चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को प्राइवेट करना चाहते हैं। रेन कब क्रिएट होगी ये प्राइवेट कर ही चुके हैं वो। ये तो 1950s में कर चुके हैं। ये तो अब हर इंसान के पास ओपन में पढ़ने के लिए मौजूद है। आप विकिपीडिया में खोलें प्रोजेक्ट क्यूमुलस और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनफैक्ट मैम ने वीडियो भी डाली थी इसके ऊपर, वेदर वो प्राइवेट कर सकते हैं। बहुत सरल है वेदर प्राइवेट करना। वो खेती प्राइवेट कर सकते हैं, बहुत सरल है। वो बायो मिल्क ला रहे हैं कि अब क्योंकि माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, एक लैब बेस्ड मिल्क ला रहे हैं, वो बच्चे को पिलाओ, उससे सारे न्यूट्रिशन। और आप कल्पना कर रहे होंगे कि कौन इंसान होगा जो इस पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो फिर से बिल गेट्स ने बायो मिल्क नाम की एक कंपनी को $21 मिलियन दे दिए कि तुम लैब वाला मिल्क बनाओ। मिल्क भी हमें प्राइवेट करना है। मीट आप देख चुके हो, बायो मीट एक नई प्रकार की मीट आ रही है जिसमें जानवर नहीं है, वो भी प्राइवेट करना चाहते हैं। वो हर चीज प्राइवेट ही करेंगे, आपके ऑक्सीजन भी प्राइवेट करेंगे, पेड़ उन्होंने प्राइवेट कर चुके हैं, नदियां प्राइवेट कर चुके हैं। तो इसमें आप शॉक मत हो जाइए। आप ये समझे कि आपको ये सॉर्टेड हो जाना है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए अपने मन में। ये हमेशा से चल रहा था, कोई आज से नहीं चल रहा है। आप जानते हैं ये क्यों असल में कर भी क्यों रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। ये दुनिया काबू करना चाहते हैं क्या? डेफिनेटली करना चाहते हैं। युवाल नोआ हरारे, जो आज की तारीख में जिनसे समझदार किसी इंसान को नहीं मानती पूरे ये एलिट्स लोग, वो बोलते हैं युवाल नोआ हरारे ही सबसे इंटेलिजेंट है, जिसने 10 सेपियंस बुक लिखी है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लॉस श्वाब का चीफ एडवाइजर है। वो बोल ही चुका है कि हर चीज हम हमेशा से एक कैसे हायरार्की से चले, एक जगह से कंट्रोल करा जा सके, हमें वो करना है। तो अब आपको क्या लगता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं? तो आप जान जाएंगे वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। हर चीज वो प्राइवेट की तरफ कर देंगे। युवाल नोआ हरारे ये बोल चुके हैं कि ह्यूमन का ब्रेन आज हैकेबल है। ह्यूमंस आर हैकेबल एनिमल।
क्योंकि वो बोलते हैं कि हम जो भी तुमने लाइफ में डिसीजंस लिए हैं वो एक तरीके से तुम्हारे अंदर डाले गए हैं, खुद ही अपनी स्पीचेस में बोले जा रहे हैं, और आगे चल के तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे किस नेता को सेलेक्ट करना है, किस नेता को नहीं सेलेक्ट करना है। ये भी उन्होंने बोला, क्योंकि तुम्हारे अंदर डिजायर्स क्रिएट करी जा सकती हैं। आज ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम जो चाहेंगे तुम उस नेता को वोट दे दोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप ये जान रहे हैं ना, तो तभी तो उन्होंने कंसेप्ट निकाला, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। यू विल ओन नथिंग का क्या मतलब है? यू विल ओन नथिंग का क्या मीनिंग है? इसका भी उन्होंने बताया कि आप माइक्रोवेव ओवन तक ओन नहीं कर सकोगे, आप वॉशिंग मशीन तक ओवन नहीं कर सकोगे। तो ये कोई बहुत दिक्कत की बात है? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमेशा से चल रही है। इससे भी बहुत ही भद्दी चीजें चल रही थी। आप जानते हैं सन 1900 से 1800 से 1700 से पता नहीं ना जाने कब से, जब से डार्विन आया, तो डार्विन के कजन फ्रांसिस गैल्टन ने एक कंसेप्ट निकाला कि इस सभ्य हमारी इंसानी पृथ्वी में सिर्फ इसी रेस के लोग होने चाहिए। आपने यूजेनिक्स का अगर नाम सुना होगा, कि इसी रंग के, इसी चमड़ी के लोग होने चाहिए, काले लोग नहीं होने चाहिए। और तब से चली जा रही है उनकी वो सारी कोशिश कि ऐसे हम इंसानों को काबू कर लेंगे, ब्लैक्स को खत्म कर देंगे। और इतना ओपन में है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नहीं है। आप नीग्रो प्रोजेक्ट अगर आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा लोग कहां से आ रहे हैं। तो नीग्रो प्रोजेक्ट क्या लिंक है, सारे के सारे। अब वो कभी कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाए कभी भी। आप देखें इंदिरा गांधी के टाइम पे फोर्स स्टरलाइजेशन हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे फोर्स एबॉर्शन हुए थे। और अफ्रीका के पास, अगर आप अफ्रीका के आर्टिकल्स और न्यूज पढ़ते हैं ना, अफ्रीका में उस दौरान क्या हो रहा था, तो वहां पे औरत अपने बच्चा पैदा करने डॉक्टर्स के यहाँ जाती थी और सारे व्हाइट डॉक्टर्स बिठा दिए गए थे, वो भी अफ्रीका की जगह पर। और अफ्रीका में भी जो जहां गोरे लोग रहते हैं वहां नहीं, अफ्रीका में भी जहां काले लोग रहते हैं। क्योंकि मार्गरेट सेंगर, जो स्त्री ने सारा कंसेप्ट लाई थी, मार्गरेट सेंगर, वो बोलती थी कि मुझे, अब मीठे शब्द देखें, वो बोलती थी कि मुझे अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सदर्न पार्ट्स ऑफ अर्थ, वहां पर मुझे गरीबी मिटानी है, और वो भी ब्लैक्स की गरीबी मिटानी है। कितनी अजीब बात है। और जब उनका एक लेटर लीक हो गया, दरअसल उस लेटर में उन्होंने जो पीएनजी, आप कंपनी देखते हो आज, पीएनजी कंपनी के जो फाउंडर थे, कुछ डॉक्टर जे कैम्बर ऐसे करके जो भी थे उस टाइम के फाउंडर, तो उसको वो लेटर लिख रही हैं कि वी डू नॉट वांट दिस वर्ड टू गो आउट, वी वांट टू एक्सटर्मिनेट द ब्लैक नीग्रोस। हम नहीं चाहते कि शब्द बाहर निकल जाए कि हम इस पृथ्वी से ब्लैक्स और नीग्रोस को खत्म करना चाहते हैं। वो लेटर लीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने इस सेंटेंस के नेक्स्ट वाक्य में लिखा है कि अगर ये बात बाई चांस किसी को पता भी चल गई, वो लेटर आज आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से, अगर ये बात किसी को पता भी चल गई तो हम उनके मिनिस्टर्स का यूज करके बात घुमा देंगे, क्योंकि कुछ रेबेलियस लोग होंगे जो बात पढ़ लेंगे, तो हम ये बात मिनिस्टर्स का घुमा देंगे। और यहां तक आप शॉक हो जाएंगे, उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि हम जो इनके जो रिलीजियस लीडर्स है ना, रिलीजियस लीडर्स, आप आजकल देखते होंगे कुछ रिलीजियस लीडर्स कुछ अचानक से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के टोन कर रहे हैं, खासकर सदगुरु। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सदगुरु उनके साथ मिले हुए हैं, संभव है सदगुरु को ये सब नहीं पता होगा, वो अलग, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है सदगुरु की, है ना, तो उनके शरीर में अलग प्रकार उनका माइंडसेट हो जाता है तो इंसान है वो, संभव है उन्हें पता हो, संभव है उन्हें ना पता हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनकी हमेशा से पॉलिसीज रही है कि हम रिलीजियस लीडर को टारगेट कर उनमें अपने थ्योरीज आर्टिकुलेट करके उनमें डाल दें, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स ये शब्द लिखते हैं, फेथ करते हैं ब्लैक्स लोग। तो अब वो क्या नीग्रो को खत्म कर पाए कभी? वो इतना खर्चा कर चुके हैं, आप ऐसे समझिए वो सबसे फुद्दू सटोरी लोग हैं। जो एक सट्टा करता है ना इंसान, गलत पैसा लगा लगा के अपना सब खराब कर देता है, जो इंसान सट्टा लगा लगा कर अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहा है, वो उस प्रकार के हैं। वो इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुके हैं। क्या वो ब्लैक रेस को खत्म कर पाए? नहीं खत्म कर पाए। और ये बहुत बुरा समय चल रहा था उस वक्त इंदिरा गांधी के टाइम पे। ब्लैक्स, खासकर अफ्रीका में ब्लैक्स लोगों को पकड़ पकड़ कर उनको फोर्स अबॉर्शन कर दिया जाता था। औरतें को इंटरव्यूज पढ़े में यूट्यूब में, बोलते हैं जब हम सोकर उठे तो हम देख रहे हैं हमारा बच्चा तो पैदा तो क्या गायब है, कोई है ही नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं है। और फिर वो जब दूसरे डॉक्टर पे जाती हैं कि कहाँ गया हमारा बच्चे, क्या हुआ हमारी बॉडी के साथ, तो डॉक्टर, दूसरा वाला डॉक्टर भी वाइट है, वो बोलता है कि तुम अब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती लाइफ में। वो डॉक्टर से पूछते क्या कारण है, वो डॉक्टर ने बताया, ऐसे बहुत सारे हैं, कि तुम्हें उन्होंने जला दिया, जो उनकी बॉडी में ट्यूब्स होती है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो भी चीजें होती हैं वो जला दी तुम्हारी, अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। इस प्रकार के वो कर रहे थे उस वक्त। तो इतनी गंदगी हमेशा से चल रही थी। और ये गंदगी नहीं समझो आप इसे भी, वो जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है वो गंदगी है ही नहीं। जो भी इंसान इस प्रकृति को में सबसे ज्यादा वॉयलेंट होगा,
जो सबसे ज्यादा वॉयलेंस जो करने की क्षमता रख पा रहा है, वो इंसान अपनी ओपिनियंस दूसरों पे थोपेगा, क्योंकि डार्विन के कंसेप्ट से सारी दुनिया चल रही थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन ये बेवकूफी कर दी डार्विन का सेंटेंस हमने इंटरप्रेट करके सत्य समझ लिया। हकीकत ये नहीं है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हकीकत है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट वॉयलेंट। वो कोई फिट सभ्यताएं नहीं है, वो वेस्ट की सभ्यताएं कोई फिट नहीं है जो द ग्रेट रिसेट ला रही है, वो मोस्ट वॉयलेंट है, वो बेहद वॉयलेंट लोग हैं। आप देखिए प्रोजेक्ट क्यूमुलस, हजारों 3 लाख के करीब लोग मार दिए उन्होंने। कितनी अजीब बात है, गवर्नमेंट बोले 3 लाख लोग मार दिए, और उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंका और 2 साल बाद सॉरी बोल दिया और हमने आज के बाद कभी नहीं करेंगे, और लोग खुश। मोस्ट वॉयलेंट सभ्यताओं को हमने फिटनेस मान लिया और हम बोल रहे हैं। आप देखिए क्यों अमेरिका क्यों बात मानी जाती है, इसलिए तो अमेरिका के ग्रेट रिसेट क्यों कर रहे हैं वो लोग, इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि सब अमेरिका को वर्ल्ड पावर बोलते हैं। वर्ल्ड पावर क्यों बोलते हैं लोगों ने, क्योंकि वो हमेशा से सबको खत्म जान से जान ले लेते हैं उनकी। राजीव दीक्षित और इस प्रकार के बहुत सारे लोगों का मर्डर होता है। आप देखें, अगर वेनेजुएला, पनामा, इक्वेडर, इनके लीडर्स का तो ओपन में आज आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने मारा है, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रहा था। मान लीजिए ये हमारे, हालांकि नरेंद्र मोदी और इंडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन मान लीजिए इंडिया बोलता है कि हम नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं पता क्या होगा आगे चल के। संभव है किस किस नेता को उन्होंने जकड़ रखा होगा ब्लैकमेलिंग की लिस्ट में। बहरहाल ये सारी बातें थी, तो आप बिल्कुल भी शौक मत होइए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप पढ़ लीजिए। आप चाहें तो फिर एक माला लेकर एक जगह बैठ जाएं और आप बोलने लग जाएं कि मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं भविष्य का सब कुछ बता दूंगा, और आपकी अपनी कमाई भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ शॉकिंग नहीं है। होना वही है आगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल चुका है। अब वो स्पार्स पेंडेमिक का सारा बता चुके हैं, और ये हमेशा से ही बता चुके हैं, वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बताए बिना उनके प्रोजेक्ट्स रियलिटीज में भी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदले आज तक। वो सारी चीजें बता चुके हैं। वो 2004 में उनके 3 में रिपोर्ट्स आ रही है कि हमें अफ्रीका में, आप जानते किस प्रकार की बातें रहती उनके प्रेसिडेंट्स की, और अजीब अजीब उनके जो लीडर्स थे। एक लीडर उनका कहता है कि मैं अगर दोबारा पैदा हुआ तो मैं एक वायरस की तरह पैदा होना चाहूंगा इस पृथ्वी में, और इंसानी सभ्यता को, आधी सभ्यता को मार देना चाहूंगा। जो अनडिजर्व्ड लोग हैं उनको खत्म कर देना चाहूंगा इस दुनिया से। एक उनका फादर ऑफ ये बायोलॉजी करके जो उनका इंसान है, उनके जो लीडर्स रहे हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, तो वो ये बोलते हैं कि जो ब्लैक चमड़ी है तुम लोगों की, ये तुम्हारी बीमारी है, और ट्रीटमेंट से हम तुम्हें सफेद बना देंगे। वो बीमारी मानते हैं ब्लैक चीजों को। तो अगर आप हल्का सा पास्ट भी देखते हैं तो भीषण गंदगी रही है। अब उनकी मजबूरी आ गई कि अब उन्हें इकोनॉमिक क्रैश करनी पड़ेगी, वरना हर कोई अमीर बन रहा था इंटरनेट की वजह से। हर कोई अमीर बन रहा था।